हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बड़ी आभारी आपकी रहूँगी क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। अगर आप मेरे कैमरे पे महाराष्ट्र के अपने आम लोगों से, क्योंकि आपने कहा ये जो पिटाई हो रही है लोगों की उसमें आपकी पार्टी नहीं है साथ, हम खुद ये मानते हैं। आप अगर ये आह्वान करें कि लोगों को सीखना चाहिए वो अच्छी बात है, लेकिन कोई अगर नहीं सीख रहा है तो उसको मारो मत। ये अगर आप देखिए, कोई हमारे आदेश से किसी से पिटाई नहीं कर रहा है, एक बताता हूँ मैं। और हमारे पार्टी का ये एजेंडा नहीं है या प्रोग्राम नहीं है, किसी का नहीं है। महाराष्ट्र में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो सभी पार्टी का ये आह्वान है कि अगर यहाँ रहते हो तो आपको यहाँ की लोकल भाषा आनी चाहिए। उसमें बीजेपी भी शामिल है, उसमें कांग्रेस है, उसमें एनसीपी है, उसमें शिवसेना है, एमएनएस है, कम्युनिस्ट पार्टी है, सभी लोग उसमें शामिल है। एक पार्टी नहीं है उसमें। मैं तो बस हिंसा के लिए कह रही हूँ कि हिंसा नहीं होगी। हाँ। और हमने कभी इस प्रकार की हिंसा का समर्थन भी नहीं किया है और हम होने भी नहीं देते। जब हमें किसी हमारे हिंदी भाषिक भाई का फ़ोन आता है तो तुरंत हम उसको मदद करते कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आप जाइए, हमारे पार्टी के इतने ऑफिस बेरर हिंदी भाषिक है, जाकर देखिए मुंबई में। उनका तो यही काम लगा है कि कहीं इस प्रकार की वारदात तो नहीं हो। मुझे एक चीज़ आप और समझाइए, क्योंकि आप खुद संपादक हैं, पत्रकार हैं, भाषा पर आपकी अच्छी पकड़ है। जब निशिकांत दुबे जी कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपने खुद कभी राजनीति में किसी को बिकाऊ कहा है, किसी को चंपू कहा है, किसी को ईडी का गुलाम कह दिया है। तो जब आप किसी को कुछ कहें तो वो ठीक है। देखिए, दुबे जी का और हमारा विषय अलग है और आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं। हाँ। दुबे जी और हमारा जो, मैं संघर्ष नहीं बोल रहा हूँ, जो मतभेद चल रहे हैं वो एक विषय पे चल रहे हैं और वो है भाषा। आप वो ट्रैक मत चेंज कर लीजिए। दुबे जी का और हमारा, हमने बहुत बार दुबे जी के साथ बैठकर खाना खाया है, बैठे हैं पार्लियामेंट में। लेकिन मतभेद अभी 2-3 महीने में हो गए, क्योंकि जिस प्रकार का स्टेटमेंट उसने दिया है वो महाराष्ट्र की भावना को आहत करने वाला था। एक राज्य के लिए बोल रहा हूँ मैं। हमेशा मैंने बात कही है, हमारे किसी से व्यक्तिगत झगड़े नहीं है। यहाँ हम सब पार्लियामेंट्रियन हैं, हम सब एक देश के नागरिक हैं, हम सब भारतवासी हैं। यही भावना होनी चाहिए। पर ये सारे जो शब्द हैं, सुबह सुबह बजने वाला भोंपू, इसके अलावा एकनाथ शिंदे जी को आपने कहा था सुबह सुबह बजने वाला भोंपू, आपने कह दिया ईडी का गुलाम, चंपू किसी को कह दिया, बिकाऊ कह दिया। ये भाषा फिर ठीक है? ठीक है ना, क्यों नहीं ठीक है। मोदी जी की भाषा देखिए, देश के प्रधानमंत्री की भाषा देखिए, गृहमंत्री की भाषा देखिए, उससे हमारी भाषा बहुत ही सरल और सुंदर है। बिकाऊ शब्द अनपार्लियामेंट्री है क्या? नहीं। अगर अनपार्लियामेंट्री है तो माफ़ी मांग लूँगा मैं। राजनीति में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल पहली बार नहीं हुआ है। ये अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं है। अगर कोई बिक जाता है, कोई डरपोक आदमी, जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया 30-40 साल और डर के मारे भाग जाता है किसी पार्टी में, तो उसको बिकाऊ या डरपोक ही कहना चाहिए। अगर और कोई शब्द होगा आपके शब्दकोश में तो आप मुझे बताइए, मैं उस शब्द का ज़रूर इस्तेमाल करूँगा। चंपू के लिए, तो भोंपू के लिए क्या है? एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है, ये असंसदीय शब्द नहीं है। मुझे मालूम है, मेरी पूरी ज़िंदगी लिखने और पढ़ाई में गई है, पूरी ज़िंदगी मेरा पेशा है। तो मुझे शब्दों का चयन, इस्तेमाल कब और कैसे करना चाहिए, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मुझे मालूम है, चाहे गुजराती हो, मुझे सब भाषाएं आती है। मैं समझ लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं बहुत पढ़ता हूँ। तो मुझे मालूम है, जिसको जो भाषा समझती है उस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। हम तो उससे भी कठोर शब्द का इस्तेमाल किया है।
अगर आप सामना के हमारे संपादकीय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ये तो कुछ शब्द नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है हमारे लिए शब्द। इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल, अगर मैं खुलकर कहूँ तो गाली का इस्तेमाल नहीं, ये गाली नहीं है। नहीं, इनको नहीं कह रही हूँ मैं तो उन शब्दों का जिक्र नहीं कर रही हूँ। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अक्सर जब बातें कर रहे होते तो निकल जाता है। हाँ, निकल जाता है ना। हाँ, डायलॉग होता है, संवाद होता है लोगों से। अच्छा। हाँ, मुझे मालूम है आप क्या बोलना चाहती हो। हाँ, लेकिन मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है मैंने योगी आदित्यनाथ से सीखा है। मैंने सुना है वो शब्द हाँ, जो आप कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये शब्दों का इस्तेमाल किया तो मुझे कहा कि बहुत बढ़िया शब्द है लोगों के समझाने के लिए कि लोग कितने मूर्ख होते हैं, वो समझते नहीं कि मैं कितना मूर्ख हूँ। तो उसके लिए शब्द का जो योगी जी ने इस्तेमाल किया है उस शब्द को मैं इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैंने कर लिया। मुझे लगा आप योगी जी को क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं, क्योंकि सबने किया था, कोई उसका साथ नहीं दे सकता उन शब्दों का। हमने कभी योगी जी का क्रिटिसाइज नहीं किया। आप देख लीजिए, बाबा जी हमारे अच्छे प्यारे हैं, पसंद है आपको? मुझे हमेशा पसंद है। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ तो बाबा जी के पैर भी छूता हूँ, बाबा के पैर भी छूता हूँ, उसमें क्या है। तो योगी आदित्यनाथ आपको पसंद है, नरेंद्र मोदी नहीं पसंद है? मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ, नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारे बहुत ही मधुर रिश्ते थे, लेकिन राजनीति में कुछ चीज़ें ऐसी होती है, एक दूसरे के रास्ते अलग हो जाते हैं, उसमें हो गए। रास्ते अलग होते हैं, रास्ते फिर वापस जुड़ते हैं। अभी ये जो शिवसेना है, शिवसेना यूबीटी और बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, आप कुछ नहीं थोड़ा चल बताएंगे? रहा है और चलेगा भी नहीं। खबरें तो ऐसी है कि बहुत जल्द खबरें कुछ में होने क्या वाला है, खबरें तो बनती रहती है, खबर बनाने वाले क्या होते हैं। हाँ, जिस बीजेपी ने हमारे पार्टी को तोड़ा है और हमारी पार्टी एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिसका शिवसेना से कोई संबंध नहीं है, बाला साहब ठाकरे की पार्टी एकनाथ शिंदे नाम के व्यक्ति के हाथ में देते हैं, उनको मालिक बनाते हैं, ये कभी होता है? हाँ, देखिए आप पार्टी छोड़ दी, हमारी सरकार गिरा दी, हमें उसके कोई तकलीफ नहीं है। राजनीति में ये सब खेल चलता है। शरद पवार साहब की पार्टी आपने तोड़ दी, लोग चले गए, 40 लोग, अजित पवार, हमको उससे भी तकलीफ नहीं है। लेकिन आप शरद पवार जिंदा है, पार्टी के संस्थापक है, पार्टी बनाई और उनके होते हुए आप ये पार्टी एक चोर को देते हो, हमारी पार्टी एक लफंगे को देते हो, या आप मालिक बन गए। आप कौन हो? जनता तय करिए, आप कैसे बोल सकते हो? उद्धव ठाकरे है, बाला साहब ने विरासत उनके हाथ में दी है, संविधान है पार्टी का, संविधान बना हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग आपके हाथ में है, आप चुनाव आयोग के मालिक है, सुप्रीम कोर्ट आपके दबाव में है, इसलिए आप इस प्रकार की राजनीति करोगे और ये खेल करोगे, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हम नहीं मानते। एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ रहेंगे तब शिवसेना यूबीटी नहीं जाएगी, या एकनाथ शिंदे को अगर हटा दिया जाए और बुलाया जाए आप लोगों को तब भी नहीं जाएगी? एकनाथ शिंदे का खेल भी खत्म होगा। बीजेपी किसी को ज़्यादा दिन अपने साथ नहीं रहेगी। हम 25 साल रहे उनके साथ। जब महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई पहचान नहीं थी तो बाला साहब ठाकरे ने हमको कहा था कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। हमने अपने कंधों पर बिठाकर उनका प्रचार किया है कि गांव-गांव में पोस्टर लगाने को उनका कार्यकर्ता नहीं था। हमने उस पार्टी को बढ़ाया है महाराष्ट्र में, और हम क्या उनसे सीख। ठीक है, संघर्ष होता है राजनीति में, हम करेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं होंगे। फायदे के लिए आपने अभी कहा कि होता है, राज ठाकरे के साथ चले जाएंगे, क्या दिक्कत है? देखिए, राज ठाकरे तो एकनाथ शिंदे वो हटा दें, राज ठाकरे का खून का रिश्ता है, आपको बता दो। राज ठाकरे ने कभी ठाकरे होने के बावजूद शिवसेना पर दावा नहीं किया। उनके मतभेद हो गए, बाहर निकले, अपनी खुद की पार्टी बनाई, खुद की पार्टी बनाई, बस जो भी उनकी क्षमता थी उस हिसाब से पार्टी को चलाया। लेकिन मैं ठाकरे हूँ, राज ठाकरे हूँ, शिवसेना मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे ये नहीं किया ना। खबरें ये गरम इसलिए हैं क्योंकि देवेंद्र फडणवीस कभी कहते हैं कि आप इधर आ जाइए, कभी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनसे मिलने चले जाते हैं,
सामना में मेरे ख्याल से तारीफ भी छपी थी देवेंद्र फडणवीस की। इन सब डॉट्स को जब हम जोड़ते हैं तो हमें देवेंद्र लगता है फडणवीस के साथ, देखिए देवेंद्र जी के साथ हमने बहुत साल काम किया है। अच्छे नेता है, जो यंग लीडर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बहुत कम उम्र में बने और देश के भविष्य की बात करें तो भविष्य में वो केंद्र में आकर अच्छी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। देखिए हम सच बोलते हैं, हमारे साथ उनके कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, राजनीतिक मतभेद होते हैं ये, हम उसे व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते। महाराष्ट्र की एक परंपरा है, झगड़े हैं वो वैचारिक झगड़े हैं, विचारों के झगड़े हैं, हम उस हिसाब से लड़ेंगे। बीजेपी के साथ चाहे और किसी के साथ हम लड़ते रहेंगे, यही तो डेमोक्रेसी है। आप बीजेपी में नहीं जाएंगे, एकनाथ शिंदे बीजेपी से हटेंगे या नहीं हटेंगे वो बात की बात है। एकनाथ शिंदे क्या शिवसेना यूबीटी के साथ आ सकते हैं? नहीं आएंगे। कैसे आएंगे? कौन लेगा उसको? कैसे ले? आप बताएंगे ये तो। बात ऐसी है, हाँ। उनका खेल जल्दी खत्म होने वाला है। कैसे? आप लिख के लीजिए, राजनीति में ऐसे लोग ज़्यादा नहीं टिकते। हमारा इतना सालों का तजुर्बा है, हम राजनीति भी है, उनको अपनी पार्टी बीजेपी में विलय करना होगा और उनकी वो तैयारी चल रही है। अच्छा, तो फिर वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे, मतलब बीजेपी ही बन जाएंगे? हाँ, बीजेपी आप कह रहे हैं फिर भी किसी भी कीमत पर आप तो नहीं जाने वाले बीजेपी के साथ? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्या रखा है बीजेपी में? नरेंद्र मोदी का अमृत पीकर आए हैं क्या? अमृत पीकर आए, अजरामर तो कोई नहीं है ना। अमित शाह साहब जो है वो भी अमृत प्राशन करके पृथ्वी पर नहीं आए हैं, हमको मालूम है। एकनाथ शिंदे की बड़ी तारीफ की थी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने। उन्होंने ये कहा कि भारत में आज़ादी से लेकर के आज तक एकमात्र हिंदू मुख्यमंत्री हुआ है और वो है एकनाथ बाप शिंदे। रे, मुझे मालूम नहीं, ये नई हाँ। जानकारी है मेरे लिए कि एक ही हिंदू मुख्यमंत्री हुआ है, बाकी के सब विदेश से आए हैं। उन्होंने मेरे खुद पॉडकास्ट में ये बात 2 बार ऐसी दोहराई है कि मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, स्वामी जी का। वो मातुश्री में भी आए थे, हाँ। हमने भी उसका पाद्य पूजन किया है और उद्धव ठाकरे साहब को भी स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया है। बस हमारे लिए काफ़ी है। उसके बाद वो नाराज हो गए हैं उद्धव ठाकरे जी से। मुझे मालूम, मेरी डायरेक्ट बात हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ, ये कहीं सुनी बात या खबरों की मुझे बात मालूम ऐसे नहीं, मुझे मैं कह मालूम रही। नहीं, मैं उनका आदर करता हूँ। उनका कहना है मैं आशीर्वाद देने गया था उद्धव ठाकरे जी के घर, हाँ। उन्हें मैंने आशीर्वाद दिया। उद्धव ठाकरे जी ने बड़े प्रेम से आमंत्रित किया था शंकराचार्य जी को। फिर उसके बाद उनका कहना है कि मैंने उद्धव ठाकरे जी के सामने अपनी बात रखी कि आप गाय माता को राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। उन्होंने पैर पीछे खींच लिए। हमारी सरकार नहीं है ना। हाँ, जब वो आए थे तो हमारी सरकार नहीं थी, वो सिर्फ वायदा चाहते थे। ये चुनावों के पहले की बात है। ऐसे है कि हमारी सरकार अगर होती तो हम स्वामी जी का आदेश का पालन करके गवर्नमेंट का आदेश निकाल देते। अरे वाह। लेकिन हमारे पास सरकार नहीं, हमारी सरकार गिराई है। हम बस हम आपकी जो भावना के साथ रह सकते हैं। हाँ। अगर स्वामी जी का ये आदेश था तो आदेश का हम पालन करते जरूर। 24 घंटे में सरकार का आदेश हम निकालते। क्या लेकिन बात। सरकार नहीं है हमारी। मैं पहुंचाऊंगी आपकी ये बात। हाँ, फिर उसमें क्या? उनके पास हम जरूर स्वामी जी एक बेबाक तरीके से बात करते हैं और हाँ। हम हमेशा उनका आदर करते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के लिए ये बात सिर्फ इसलिए कही है कि आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ एक हिंदू मुख्यमंत्री हुआ है, वो है एकनाथ शिंदे, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने की बात कर दी। ठीक है ना। तो आप भी लेकिन उसके साथ हैं, किसके साथ? गाय को राज्य माता का दर्जा मिलना चाहिए। हम स्वामी जी के साथ हमेशा रहे, स्वामी जी के विचार को हम हमेशा फॉलो करते रहे। क्या बात है। अब अगली बार मैं उनके पास जाऊंगी तो मैं Definitely जरूर बोलिए ना, उन्हें उसमें क्या इस है? बात को बताऊंगी, या- क्योंकि बहुत नाराज हैं वो आप लोगों से नहीं इस बात देखिए, को लेके। मातुश्री में आए थे तो मैं भी उनके साथ था ना, मैं भी हाँ। वहाँ ही था। स्वामी जी ने मुझे भी आशीर्वाद दिया, उद्धव जी को आशीर्वाद दिया है। हाँ। अब मैं आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करती हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 30 जुलाई 2022 को, जिसमें आपसे जब परिवारवाद के ऊपर सवाल पूछा गया तो हाँ। आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आई बिलीव इन लीडरशिप नॉट इन फैमिली पॉलिटिक्स। सीधी सी बात है, जो अच्छा नेतृत्व करने वाला है आप उसके साथ हैं। अब
इसमें मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि इसके बाद जनवरी 2024 की खबर है जिसमें परिवारवादी पार्टियों की फिर आपने वकालत कर दी। 22 में आपने कहा कि मैं लीडरशिप पर बिलीव करता हूँ। 24 में आपने वकालत करते हुए ये कहा कि शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे, उनकी विचारधारा को लेके उनके घर के ही लोग आगे चल सकते हैं। मतलब क्या सीधा है कि भविष्य में भी कभी शिवसेना पर ठाकरे परिवार के अलावा कोई नहीं आएगा? लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोग स्वीकार कैसे? देखिए, मैंने जो बात कही है वो गलत नहीं है। अब आज शिबू सोरेन जी का निधन हो गया है। अब शिबू सोरेन की विरासत कौन संभाल रहा है? हेमंत सोरेन संभाल रहा है। लोग झारखंड में सोरेन परिवार को मानते हैं, इसलिए कि झारखंड में जो संघर्ष हुआ आदिवासियों के अधिकारों के लिए या एक राज्य बनाने की, उसमें शिबू सोरेन सबसे आगे रहे। लोग ये भूलते नहीं है। अब बाला साहब ठाकरे ने हमेशा महाराष्ट्र की जनता के लिए, मराठी लोगों के लिए जो किया है, तो ठाकरे परिवार के प्रति लोगों के मन में जो श्रद्धा है वो कभी कम नहीं होगी। जैसे आज हम महात्मा गांधी जी को मानते हैं, लोकमान्य तिलक को मानते हैं, हाँ, भगत सिंह को मानते हैं, लेकिन उनका कोई परिवार नहीं रहा, ये सच है। वहाँ आप देखिए दूसरे राज्यों में भी अगर आप जाओगे, अब मिस्टर अमित शाह है, उनका बेटा जय शाह है, ये भी तो परिवारवादी है ना। बिल्कुल। अब राजनीतिक विचारधारा जिसके साथ हमारे जैसे लोग जुड़े हैं, वो विचारधारा अगर आगे जा रही है तो कौन लेके जा रहा है? उनके साथ हम जाएंगे। उद्धव ठाकरे को विरासत बाला साहब ठाकरे ने दी और हमने देखा कि 22 साल से उद्धव ठाकरे पार्टी को एकदम ज़बरदस्त तरीके से आगे लेकर जा रहे हैं। हमारे वो सीनियर नेता है, प्रमुख है हमारे, तो हम उनके साथ रहेंगे। हम तो इस देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ काम किया है, शिवसेना में होने के बावजूद भी। अब शरद पवार साहब के साथ हमारा रिश्ता रहा हमेशा, हम उनसे भी कुछ सीखते हैं। हम कम्युनिस्ट लीडर्स, मुंबई में बड़े नेता थे, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे हो, या उनके साथ हमने बहुत कुछ सीखने की हमें कोशिश की। तो आप भय से परिवारवाद के साथ हैं कि लोग नहीं स्वीकार करेंगे इसलिए मैं परिवारवाद के साथ हूँ? नहीं, लोगों ने स्वीकार किया है ना। हाँ। देखो, इतना शिंदे को पूरी पार्टी दी अमित शाह ने, फिर उद्धव ठाकरे डटकर खड़े हैं पार्टी के साथ, और इसी हालत में भी पार्टी के संघर्ष के बावजूद भी 9-10 सांसद चुनकर लाए। हाँ। पार्टी 20 विधायक चुनकर लाए, लाखों वोट मिले। अब जो नेता संघर्ष करता है संकट आने के बावजूद भी, उसके साथ हमारे जैसे लोग हमेशा खड़े रहेंगे। जो काबिल है उसके हाथ में पार्टी की कमान होनी चाहिए, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। ऐसा कौन है? या परिवारवाद ही आगे बढ़ते रहना मुझे चाहिए? बताइए ना, आप मुझे नाम बताइए। मुझे मेरे पार्टी के बारे में मालूम नहीं है ज़्यादा, ऐसा लगता है। सर, मैं विचार आपके जान रही हूँ, मैं किसी का नाम नहीं सजेस्ट कर रही, मैं आप आपके ममता विचार बनर्जी है, परिवारवाद मुझे पर। बोले अब ममता बनर्जी है, एक पार्टी ममता जी ने बनाई है, तो लोग ममता बनर्जी की लीडरशिप को देखकर ही वोट करते हैं, और कोई वहाँ नेता बनेगा नहीं होगा। शरद पवार की पार्टी को इसलिए वोट मिलते हैं क्योंकि शरद पवार उस पार्टी के लीडर है। यहाँ परिवारवाद से ज़्यादा यहाँ व्यक्ति विशेष है। आप किसके साथ हैं? परिवारवाद को आप नहीं, ठीक मानते हैं? देखिए, मैं ठाकरे परिवार के साथ हमेशा रहा हूँ। हाँ। चाहे राजनीति में मैं हूँ या न हूँ, मेरी जिंदगी हमेशा बाला साहब ठाकरे और उनके परिवार के साथ रही। हाँ। हमारे जैसे लोग पार्टी में या राजनीति में जो है वो ठाकरे परिवार की वजह से है, तो और ये आगे भी रहेगा। ठीक है, मतलब ये स्पष्ट है कि आगे आने वाले समय में भी शिवसेना की कमान आदित्य ठाकरे और फिर उसके आगे चलती रहेगी, परिवार के ही हाथ में, कोई दूसरा बाहरी नहीं अध्यक्ष कौन हो सकता है बाहर, मुझे बताइए। हमारा पार्टी का संविधान इस तरह से बना है। हाँ। पार्टी का संविधान ऐसा है। हाँ। अब मुझे बताइए कि अभी शरद पवार साहब की पार्टी है, उसके पार्टी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुळे जी है, और दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट थे
प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, मैं समझ गई सर। मैं जो पूछना चाह रही थी, मुझे लग रहा है वो बात आ चुकी है आपकी। एक चीज़ और मैं बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी बहुत जानना चाहते होंगे, तह तक जानना चाहते होंगे। हाल ही में आपने कहा कि महाराष्ट्र में बहुत से मंत्री हैं जो तंत्र पूजा कर रहे हैं, अघोरी पूजा कर रहे हैं। आपकी तरफ से फ़ोटो भी हमने देखी, वो जो एक सोशल मीडिया पर बहुत घूम रही थी। तो ये आप लोगों को कब पता चला कि ऐसा हो रहा है, और ऐसा मतलब है संभव है? अभी भी चल रहा है। ये जो सरकार बनी है, देखो हमारी पार्टी जो है ये अंधश्रद्धा पर विश्वास नहीं रखती। हमारी पार्टी की विचारधारा है, अंधश्रद्धा का जो कानून बना है वो हमारे तरफ से बना है। अंधश्रद्धा विरोधी कानून, ठीक बात, उसमें ये बातें नहीं आती। बाला साहब ठाकरे के पिताजी जो थे प्रबोधनकार ठाकरे, वो बहुत बड़े महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर थे। उनकी पूरी जिंदगी इस प्रकार की अंधश्रद्धा के विरोध में लड़ने में गई। तो हम इस प्रकार से कोई विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये बात राजनीति में हो रही है और ये गलत है, और ये लोग खुद बताते हैं। एकनाथ शिंदे और 40 लोग पहले सूरत में गए, छोड़ वहाँ से गए कामाख्या देवी गुवाहाटी में, और वहाँ उस लोगों ने जो प्रकार की वहाँ जो परंपरा है, पूजा है, ये बलि देने की, बलि देने की, बैल या भैंसे वो बलि देते हैं। और हम लोग ये हिंदुत्व है मानकर उनको मान्यता देते। इस प्रकार का हिंदुत्व हमें मान्य नहीं है। हम रिफॉर्मर लोग हैं, हम सोशल रिफॉर्मर हैं, जिससे महाराष्ट्र में प्रोग्रेसिव पुरोगामी बोलते हैं हम लोग। हमको इस प्रकार की अघोरी पूजा अर्चा या तंत्र मंत्र हमें मान्य नहीं है, लेकिन ये लोग करते हैं। कितने फोटो मंत्रियों के आते हैं, आपने देखे होंगे, सब लोग यही करते हैं। उनका तो पूरा जो टाइम है, आधा टाइम पूरा दिन का उसमें जाता है, पूजा में जाता होगा ना। इस प्रकार की पूजा करना गलत बात नहीं। भगवान के सामने हम भी हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ेंगे भगवान के सामने हम। ये पूजा अलग और ये उनकी पूजा अलग है। ये अघोरी पूजा बोलते हैं उनको, कुछ हमें मालूम नहीं, हम विश्वास नहीं रखते, लेकिन उनके वीडियो सामने आते हैं, उनकी तस्वीरें सामने आती है। महाराष्ट्र में उनको ऐसे कामों को मान्यता नहीं है। अगर बोलते हैं कि महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर का महाराष्ट्र है, तो उसमें इस प्रकार की बातों को मान्यता नहीं है। पर इससे कोई नुकसान तो होना नहीं है आप लोगों का? हम कहाँ बोलते हैं कि हमारा फायदा नुकसान हो, लेकिन ये करना ही गलत है। लोगों को आप क्या संदेश दे रहे हैं? ठीक बात, लोगों को संदेश क्या देंगे आप? आपका किस तरह की पूजा पाठ और कैसी? नहीं, मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करता हूँ, हमारे घर के लोग करते हैं, बस वो मेरे लिए काफ़ी है। हमारे घर में हम हिंदू परिवार है, तो करते हैं। अब मुझे सुबह, मैं जब घर में यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरी माँ सुबह फ़ोन करेगी, मेरी पत्नी फ़ोन करेगी और कहेगी श्रावण चल रहा है भाई, ध्यान में रखना। हाँ, आज इत्तेफाक से हम भी आखिरी सोमवार में आज श्रावण चल रहा है, श्रावण का सोमवार है, यहाँ वहाँ जाकर कुछ खाना नहीं, ये नहीं, ये बताते। मान्यता है, संस्कार है हमारा। तो ये तो होता है, ये पूजा अर्चा घर में चलती रहती है। तो आप मानते हैं फिर जब वो कहते हैं? तो जब मुझे कहते हैं मेरी माँ हाथ जोड़ दो, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मेरी पत्नी कहेगी, मेरे बच्चे कहेंगे इस मंदिर में जाना है, चलो। जब मैं जेल में था, ईडी ने मुझे जेल में रखा, अरेस्ट किया। छूटने के बाद मेरा परिवार सबसे पहले मुझे हनुमान जी के मंदिर लेके गया। वो एक प्रख्यात मंदिर है, वहाँ मान्यता है उसको, पिकेट रोड बोलता है उसको, पिकेट रोड का हनुमान मंदिर है। तो सबसे पहले उतरकर हमको वहाँ लेके गया, वहाँ से सिद्धिविनायक मंदिर लेके गए, मैं चला गया। कृपा तो भगवान की होनी चाहिए, बिल्कुल, और हमारे पे है। बनी रहे भगवान की ये कृपा, सभी पर बनी रहनी चाहिए। कुणाल कामरा को लेके भी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कुणाल कामरा के दफ्तर में जब तोड़फोड़ की जाती है तो आप उसे गुंडागर्दी बताते हैं, जो है भी। फिर क्यों जब कंगना रनौत के यहाँ ऐसी ही तोड़फोड़ होती है तो उसे आप गुंडागर्दी नहीं मानते हैं? देखिए, कंगना रनौत, आर्टिस्ट दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव, ऐसा नहीं है। नहीं, ये गलत है, गलत है ये। कंगना रनौत मुंबई में रहती है, उससे पहले कभी उसके ऊपर कोई हमला या कोई हो गया क्रिटिसिज्म?
कभी नहीं हुआ। इतने सालों से रहती है, फिल्मों में काम करती है, मुंबई में रहती है, मुंबई में खाती है, मुंबई में पीती है, मुंबई में घूमती है, मुंबई में बंगला बनाती है। किसी को दुख है? नहीं, अच्छी बात है। लड़की मेहनत करती है, काम करती है। लेकिन अगर वो लड़की ये कहेगी कि मुंबई पाकिस्तान बन गया है तो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई की तुलना अगर पाकिस्तान से होती है तो लोगों की भावना और संयम का बांध टूट जाता है। हम भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है। मैं या उद्धव जी कहे फिर भी लोग नहीं मानेंगे कभी कभी, या ऐसे विषय पर टिप्पणी करेगी जिसका वो काम नहीं है। आप एक्ट्रेस हो, आप कलाकार हो, आप ज़रूर राजनीतिक टिप्पणी कर सकते हो, करना भी चाहिए, हर एक को अपना एक मत होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे मुंबई की तुलना पाकिस्तान से करें, मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, क्या ये बात है? अगर कोई दिल्ली में कहेगा, लखनऊ में जाकर कहेगा मुझे लगता है मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो आप ये सहन करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करना चाहिए। मैं मारूंगी तो नहीं सर। हाँ, हमने कहाँ मारा है? उनके घर जो तोड़फोड़ हुई, तोड़ा नहीं, उखाड़ दिया। तोड़ फोड़ तो होती है, उखाड़ दिया। अगर पाकिस्तान की तुलना, मुंबई की तुलना पाकिस्तान से होगी तो और क्या हो सकता है, मुझे बताइए। और किसी भी राज्य में अगर इस प्रकार की भाषा कोई करता है तो वहाँ के लोगों ने उनको, ऐसे व्यक्ति को करारा जवाब देना चाहिए। ये ये मैंने जितने सवाल आपसे पूछे हैं उन सबको एक साथ जस्ट करके मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या वजह है जो जहां आपको सहूलियत दिखाई देती है, ऐसा नहीं, वहां किसी के बयान को आप जायज ठहरा दे रहे हैं। नहीं, जहां आपको सहूलियत नहीं दिखाई दे रही है वहां आप कह रहे हैं उसके साथ हुआ तो ठीक हुआ। मैंने ऐसा नहीं कहा है। देखिए, मेरा भी एक जस्टिफिकेशन है ना उसमें। कुणाल कामरा के ऊपर जो हमला हुआ वो स्टूडियो उसका नहीं था, दूसरे का था। वो भाड़े पे लेता था। गुस्सा तो आप जायज मान रहे हैं ना, लोगों का गुस्सा जायज था। ठीक है, ठीक है। हाँ। कुणाल कामरा ने क्या कहा था और कंगना ने क्या कहा था, आप तुलना करके देखिए। तो आप कह रहे हैं हाथ में लोकतंत्र को ले लो, कानून को ले लो, ठीक है, डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान यही तो डेमोक्रेसी है। क्या पाकिस्तान कहा? मारपीट पाकिस्तान की, पाकिस्तान हमारा देश का एक परंपरागत दुश्मन है। हाँ। पाकिस्तान के टेररिस्ट यहाँ घुसते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, हम उनसे लड़ाई करते हैं। मुंबई में पाकिस्तान ने इतने ब्लास्ट करवाए हैं, दंगे करवाए हैं, हमारे लोगों की जानें चली गई है। तब बचाने के लिए कंगना नहीं आई थी या कंगना के लोग नहीं आए थे, हम ही लोग थे। हमारे 60 लोग मर गए उसमें, और बम ब्लास्ट में 500 से ज़्यादा लोग मर गए। कंगना का क्या गया है, मुझे बताइए ना। कुछ नहीं गया कंगना का। तो अगर आप पाकिस्तान से हमारी तुलना करेंगे तो हमारे मुंबई के लोग, चाहे मराठी हो चाहे और कोई, जो मुंबई को अपना शहर मानते हैं, वो तो गुस्सा करेंगे ना। ठीक है। एकनाथ शिंदे के लिए आपने कहा कि आप उनके साथ भी नहीं जाएंगे, वो आप कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो मैं ये मानूं कि अब आपके उनके साथ संबंध ठीक नहीं है? संबंध ही नहीं है तो ठीक होने के बाद क्या है? अच्छा, इसके लिए संबंध होने चाहिए ना। मैं ये बहुत पहले से जानना चाहती थी, क्योंकि जिस समय दोनों पार्टियां शिवसेना अलग अलग हो रही थी, मैं उस समय मुंबई में थी। शिवसेना अलग नहीं हो गई। हाँ। ये गलत है, शिवसेना अलग नहीं हो गई। एक शिंदे ने गुट बनाया, वो अलग हो गया, और अमित शाह ने चुनाव आयोग के ऊपर दबाव लाकर शिवसेना नाम उनको दे दिया। ये असंवैधानिक है, ये गुंडागर्दी है। उस समय ये कभी महसूस नहीं हुआ था कि एकनाथ शिंदे ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखिए, महसूस होगा या नहीं होगा ये बात अलग है, लेकिन जो उसने किया है उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा आने वाले दिनों में। फिर आपने जवाब नहीं दिया कि आपको आभास हुआ था या नहीं? कभी कोई आभास हुआ था, हमने चर्चा भी की थी। हाँ। कि आदमी बहुत डरा है ईडी से, उसको लगता है कि मुझे अरेस्ट करेंगे। नहीं, मैंने तो बार बार कहा, मेरे पास आकर रो रहा था कि अब मेरी उम्र नहीं है जेल में जाने की, आप लोग बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। ये मेरे से बहुत बार बात हो गई। बोला अभी बीजेपी से क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं, हिम्मत से लड़ना चाहिए हम लोग। पार्टी ने हमको इतना कुछ दिया है, अगर पार्टी संकट में है तो हमको लड़ना चाहिए। लेकिन वो डर गया, वो लड़ने वाला आदमी नहीं है, वो डर गया। ऐसे डरे हुए लोगों का एक ग्रुप बन गया
जो अमित शाह जी के चरणों में गया। हाँ। अमित शाह ने कहा कि आप ही शिवसेना है। ये डरपोक लोगों की शिवसेना अमित शाह ने बना दी और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर एक मोहर उठा दी। एकनाथ शिंदे को तो जेल जाने से डर लगता है, पर आपको जेल जाने से, जेल में रहने से डर नहीं लगता? नहीं, कभी नहीं। क्या अनुभव हम है? जीवन भर संघर्ष किया है, सड़क पर किया है, पहले भी गए जेल। हमको तो लोग मवाले गुंडे बोलते हैं और हमको उसका बुरा नहीं लगता। लोग बोलते हैं मवाले गुंडे सड़क पर। जनता के लिए ये सब करना पड़ता है, पब्लिक के लिए। हाँ, लोग बोलते हैं हमारी गुंडों की पार्टी है, लेकिन हिंदुत्व के लिए, मराठी मानुस के लिए जो हमने किया वो कोई नहीं करेगा। हाँ। हम कभी जिंदगी में डरे नहीं और मेरे पार्टी के 90% लोग ऐसे हैं जो कभी डरे नहीं। मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। हमको जेल में लेके गए, चलो बोलो, बारात निकली। मैं आपको जब ईडी दफ्तर लेके जाते थे ना, हाँ। क्योंकि मैं उस वक्त थी वहाँ, रिपोर्टिंग कर रही थी, तो वो पूरी रिपोर्टिंग करी हुई है। लेकिन होता क्या था, ईडी दफ्तर के बाहर रोक देते थे रिपोर्टर्स को, हमें अंदर जाने मिलता हाँ। नहीं था। तो अब आपके साथ जब आज आमने सामने मैं बैठी हूँ तो ये जानना चाहती हूँ कि बाहर तक की कहानी तो मुझे पता है, अब दफ्तर के अंदर, जब आप ईडी दफ्तर के अंदर पहुँचते थे तो वहाँ क्या होता था? कुछ नहीं हो गया। क्या होगा उधर? हाँ। अरेस्ट किया ना, और क्या किया? कैसा बिहेवियर उनका अंदर रहता है? क्या करेंगे ये लोग? वो भी डरपोक रहते हैं ना। एक सत्ता का सुख मिलता है, इसलिए उनमें हिम्मत आती है कि हमारे पीछे सत्ताधारी है, गृह, इसलिए हिम्मत। नहीं तो ये सरकारी अधिकारी तो इतने डरपोक होते हैं, इतने भ्रष्ट होते हैं। हमारे जैसे लोग जब मिलते हैं उनको तो उनकी हिकड़ी निकल जाती है। क्या करेंगे आप? जेल में डालोगे, डाल दो भाई, क्या करोगे? हम मुझ पे हमला करोगे? कभी तो कभी मैं छूटने वाला हूँ। हम भी बाहर आएंगे, ये मुंबई है। हाँ। तो आप ऐसे धमकाते भी हैं वहाँ पर? किसको? ये मतलब ऐसा एटीट्यूड आपका रहता है या ऐसा? मेरा ऐसा ही, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। ये भी आप मुझे बताएं थोड़ा, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे चर्चा करूँ कि खाली समय में आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ और देखता हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी लिखने पढ़ने में ही गई है। मैं तो सड़क पर आंदोलन करता हूँ। कोई एक किताब जो आप मेरे व्यूवर्स को, खासकर यूथ को सजेस्ट करना चाहें कि ये तो तुम्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए? ऐसी बहुत सी किताबें हैं जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। गांधी से लेकर, महात्मा गांधी से लेकर, अभी हाल में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जेल डायरी है, मेरे टेबल पर पड़ी है। एक कार्यकर्ता है झारखंड का, जंगल में काम करता है, आदिवासियों का संगठन बनाता है और उसको सरकार ने माओवादी टेररिस्ट बनाकर जेल में 3 साल से वो सड़ रहा है। उसको यूएपीए लगाया है। उसने किताब लिखी है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छी किताब है। इससे ही और हिम्मत मिलती है सत्ता के खिलाफ लड़ने की? नहीं, देखो छोटे छोटे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। हाँ। लोकतंत्र के लिए छोटे छोटे कार्यकर्ता वो लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए ना। आप लोग, क्योंकि लड़ाई की बात चल रही है, संसद के अंदर जो लड़ रहे होते हैं वो क्या बाहर वैसी तस्वीर होती है? नहीं होती। नहीं होती? बाहर मित्र बन जाते हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई होती है। अब तो सब गुलाम बन गए, बीजेपी, मोदी साहब, क्या और उसके गुलाम, उससे क्या लड़ना है? लड़ाई बरोबरी में, पहले भी हम लड़ाई की है। देखिए, हम जब बीजेपी में थे, सदन में हम बैठते थे अपोजिशन में, और कांग्रेस की सरकार थी, 101 बड़े बड़े हस्ती वहाँ बैठते थे, तब जो लड़ाई होती थी उसमें मज़ा आती थी। अब तो सब गुलाम बैठे हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनको तो जय जयकार ही करना है ना, और क्या है। मोदी जी के साथ का आपका कोई ऐसा यादगार किस्सा क्या है जो लोग बहुत नहीं से जानते? हमारे उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हाँ, कुछ बताइए ना। आज भी मैं उनका हमेशा आदर करता हूँ। एक बात है, देश के प्रधानमंत्री है, हाँ। प्रधानमंत्री का मैं हमेशा आदर करता हूँ। मोदी जी और बाला साहब ठाकरे के रिश्ते बहुत ही मधुर थे।
बाला साहब ने मोदी जी को जो आशीर्वाद हमेशा देते आए और उनके पार्टी के लोगों ने भी नहीं दिया होगा, ना अटल जी ने दिया होगा, ना आडवाणी साहब ने दिया होगा। अमित शाह को तो जिंदगी में बाला साहब ने ऐसी मदद की है कि अमित शाह कभी भूल नहीं सकते। क्या? मोदी जी को बहुत से, मेरे एक बार वो कहाँ भी था, मेरी किताब में भी मैंने लिखा उस बारे में। तो ऐसे ऐसे किस्से हमारे पास है ये लोगों के, थोड़ा बताइए भी लेकिन ना ये हमें। भूल गए उपकार जो बाला साहब ने की थे या शिवसेना ने उनके ऊपर की थे, जिसे हम बोलते हैं एहसान फरामोश एक शब्द है। ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि आप भूल गए कि हमने आपके लिए क्या किया। कोई कड़वा अनुभव ही बता दीजिए। क्या करना है, छोड़ दीजिए। मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि आप कुछ हमें कोई अच्छा कोई पल या नहीं, बहुत है, अच्छे भी है, बुरे भी है, हम भूल गए। अच्छा, नई जिंदगी हमने शुरू की है हमारी राजनीति। हाँ Politics। चलिए, फिर आप मोदी जी के साथ नहीं बताना चाहते हैं तो उद्धव ठाकरे जी के साथ का आपका कोई अगर अरे ऐसा... हमारे दोस्त है, हमारे नेता है, मेरी जिंदगी बचपन से उनके साथ। राज ठाकरे, उद्धव जी, ये हमारे मित्र है, हमारे नेता है, प्रमुख नेता है। नेता भी है और मित्र भी है, तो एक अलग रिश्ता बन जाता है। जिम्मेदारी हमारी बढ़ती है उनके साथ रहने की। खाने में क्या पसंद है आपको? मैं सब कुछ खाता हूँ, जो सामने आएगा मैं कभी पूछता नहीं क्या है। हाँ, कुछ पसंद तो होगा। ठीक है, मुंबई में हूँ तो वड़ा पाव तो खाता हूँ मैं प्यार से। हाँ, पानी पूरी खाता हूँ मैं। अच्छा खाने से ज़्यादा मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा, स्नैक्स वाली। स्नैक्स। हाँ, क्रिकेट देखते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? मैं ज़िंदगी में कभी क्रिकेट की मैच नहीं देखी है। क्या बात कर रहे हाँ, हैं? अभी मैं हाल ही में एक प्रोग्राम के लिए गया था, वानखेड़े स्टेडियम के बाहर प्रोग्राम था। हाँ, तो मैंने कहा कि मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन पहली बार वानखेड़े स्टेडियम पर आया हूँ। अच्छा, टाइम नहीं है उतना हमारे पास। सचिन तेंदुलकर का भी कोई मैच नहीं देखा? क्यों देखना है? पूजते हैं लोग तो उन्हें हाँ, क्रिकेट ठीक का है, भगवान पूजने दो, मानते हैं। पूजने अच्छी बात है। हाँ, बहुत बड़े महान क्रिकेटर है, क्रिकेटर्स के देवता है, लेकिन हमने नहीं देखा क्रिकेट का मैच। ओहो, फिर कौन सा गेम आप देखते हैं? नहीं, मैं पढ़ता हूँ। हाँ, मेरे लिए वही मेरा एक काम है। जब हाँ। भी मुझे मौका मिलता है मैं किताब की दुकान में जाता हूँ, किताब खरीद लेता हूँ खुद। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मुझे सुबह से काम है, मैं सामना चलाता हूँ, इतना बड़ा अखबार है हमारा। सुबह उठकर मुझे एडिट लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है। मेरे पास बहुत काम है, क्रिकेट देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अब होने वाला है एशिया कप, मुझे मालूम नहीं मालूम? अगर होगा तो मैंने सुना है कि वहाँ पाकिस्तान भारत का कोई क्रिकेट चलने वाला है। हाँ, तो मैंने सवाल ये उठाया था कि ये कैसा हो सकता है? अगर टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं चलेगा, क्या पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, तो टेरर और क्रिकेट एक साथ कैसा चलेगा? तो अमित शाह जी ने अपने बेटे को समझाना चाहिए, भाई ये राष्ट्र है, हम राष्ट्र निर्माण के कार्य में बिजी है, और इतने महिलाओं का सिंदूर जिस पाकिस्तान ने उजाड़ा है, उनके साथ क्रिकेट कैसा चलेगा? ये अपने जय भाई को, अमित भाई ने समझाना चाहिए बेटे को। बायकॉट आप करेंगे उस मैच का? नहीं, कहाँ है मैच? मुझे लगता है इस देश में नहीं होगा। नहीं, देश में नहीं होगा, हिम्मत भी नहीं है देश में करने की। हाँ, वो ये कहते हैं या ये दलील दी जाती है कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच तो अब खेलता नहीं है, लेकिन वो मैच जो एशिया कप जैसा है या जो बीसीसीआई के अंडर नहीं है, वहाँ खेलना हमारी मजबूरी है। वो ये कहते हैं हम नहीं खेलेंगे। मुझे क्रिकेट की राजनीति या उसके बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। हाँ, सच अगर होता तो मैं बता देता, लेकिन बाला साहब ठाकरे क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी थे। उद्धव ठाकरे भी बहुत बड़े क्रिकेट लवर है। मुंबई में तो लोग क्रिकेट के बहुत फैन है। हाँ, फिल्मों के, मैं फिल्म देखता हूँ कभी कभी। ओहो, हाँ। कौन सा आपका बताइए ना, थोड़ी फेवरेट मूवी कौन सी है? ठीक है, मैंने जो लास्ट फिल्म देखी है वो जय भीम। अच्छा, आप देख लीजिए, वो एक फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी। पुष्पा भी मैंने देखी है। हाँ, झुकेगा नहीं। हाँ, और पुष्पा भी मैंने देखी है। हाँ, उससे पहले मुझे फिल्म अच्छी लगी थी वेलकम, जो नाना पाटेकर है। हाँ, उसमें कॉमेडी। परेश रावल भी है और अनिल कपूर है।
अक्षय कुमार है, हाँ। अक्षय कुमार भी है कटरीना कैफ उसमें, हाँ घुंघरू भाई, उसमें घुंघरू भाई। तो ये फिल्म मुझे, अरे मैं बहुत बार देखी वो फिल्म, आज भी हाँ, देखता हूँ वो शानदार, हाँ। फिल्म। हाँ, तो ये फिल्में मैं देख लेता हूँ, जहाँ संघर्ष है वो ज़्यादा फिल्में मैं देखता हूँ। ठीक है, और फिर आपका एक फेवरेट फिल्म आई थी आर्टिकल 15, मुझे लगता है वो हाँ। भी अच्छी फिल्म थी, हाँ, बहुत शानदार पिक्चर है। आर्टिकल 15। हाँ, आयुष्मान खुराना। जी हाँ, वो फिल्म बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी वो बहुत पसंद आई। मैसेज देती हुई एक जहाँ फिल्म मैसेज है। है, जहाँ मैसेज है लोगों को, फिल्में मुझे अच्छी लगती है। तो आपका फिर फेवरेट हीरो कौन है वो भी बता दीजिए। नहीं, बहुत से फिल्म, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, बच्चन साहब तो है सीनियर। हाँ, ये जो अभिषेक बच्चन की बहुत मैंने देखी है, 10वीं फिल्म उसकी जो मैंने देखी है, हाँ, 10वीं। हाँ, और अभी अभी उनकी एक फिल्म आई है, मेरी बेटी मुझे बता रही थी, उसका नाम मुझे याद नहीं, लेकिन वो मैं देखूंगा अभी। हाँ, मैंने भी वो देखी नहीं है, लेकिन उसमें अभिषेक बच्चन की एक्टिंग की बड़ी तारीफ हाँ, हुई वो है। मैं फिल्म देखूंगा। हाँ, फिर अब फेवरेट हीरोइन भी बताई दीजिए। फेवरेट हीरोइन, हाँ, एक जमाने में मुझे रतिया अग्निहोत्री बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। हमने उनकी जब एक दूजे के लिए देखी थी, हाँ, नई नई वो पहली फिल्म थी उसकी, हाँ, तो हम बहुत इम्प्रेस हो गए थे फिल्म से। अभी पुष्पा में जो एक हीरोइन है, वो उसके साथ पुष्पा में कौन है? मंदना, क्या मंदना ऐसा ना, रश्मिका मंदाना। वो भी अच्छा काम करती है। मैंने सत्ता फिल्म देखी थी, तब मुझे मनोज वाजपेयी हाँ, और उर्मिला। उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, फिल्में देखता हूँ मैं। बढ़िया। अब मुझे कुछ याद करके कोई आपके जीवन का बहुत अच्छा पल रहा हो, आपको बहुत मज़ा आया हो। जेल में गया, मुझे मज़ा आया, पार्टी के लिए गया, पार्टी को ताकत मिली। हाँ, लोग डरे हुए थे ईडी से, सब राजनीतिक दल, कौन कभी किसी के घर में ईडी जाएगी और उठा के लेके जाएगी, ये डर था, उस डर का माहौल था महाराष्ट्र में। हमारे 3 मंत्री को जेल में डाल चुके थे, चौथा नंबर मेरा था। लोग डरे हुए थे, लोग क्यों लगाकर पार्टी छोड़ रहे थे। तब मैं जेल में गया हंसते हंसते, और लोगों को हिम्मत नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैं कुछ कर सका। और ऐसे ही कोई दुख भरा पल कभी आया है? नहीं आते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उसको याद नहीं रखता। अच्छा, ये आप बताना नहीं चाह रहे हैं कैमरे पे? नहीं, जैसे बाला साहब ठाकरे का देहांत हमारे लिए सबसे बड़ा शौक था। ऐसे तो पल आते हैं बस। मैं अब लैंडिंग की ओर आगे बढ़ती हूँ। ये हमारा जो पॉडकास्ट है, इसमें हम टेक ऑफ करते हैं फिर लैंड करते हैं, तो अब समाप्ति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं कुछ लीडर्स का नाम ले रही हूँ, आपको जो पहला ख्याल उनके बारे में, जो शब्द समझ में आए वह बताइएगा। राहुल गांधी। देश का भविष्य है, जल्दी ही आपको पता चलेगा। आदित्य ठाकरे। हमारे पार्टी का भविष्य है, महाराष्ट्र का भविष्य है। ममता बनर्जी। बहुत ही झुंझार नेता है, जुझारू नेता है। नीतीश कुमार। थका हुआ चेहरा है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छे थे, अब सोचना पड़ता है। अमित शाह। मैं कभी सोचता नहीं उनके बारे में। अच्छा। अखिलेश यादव। अच्छे मित्र होते हैं सबके, आपके हैं? डेफिनेटली। अच्छा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा एक राज की बात पता चली कि अमित शाह जी आपके अच्छे मित्र हैं। नहीं, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव। हाँ, अमित शाह जी। नहीं, अमित शाह के बारे में कभी सोचा ही नहीं आप। सोचते ही नहीं हम। हाँ। असदुद्दीन ओवैसी। बहुत विद्वान नेता है, बुद्धिमान नेता है। सब ये मानेंगे, मैं जानती हूँ इस बात को, सभी मानेंगे, बुद्धिमान है। हाँ। देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे नेता है। मैंने पहले भी कहा है कि उनका भविष्य अच्छा है, उज्जवल भविष्य उनका। एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो है, अभी कभी नहीं बिकने वाला माल है वो बाजार का। ठीक है। जगदीप धनखड़ जी। लोग उनको भूल चुके हैं। आप भी भूल चुके हैं? नहीं, हमारे साथ तो उनका रिश्ता रहा, लेकिन
राजनीति ऐसी होती है कि लोगों ने याद रखना चाहिए, उसके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा याद रखने के लिए। अब तो चुप बैठे हैं। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी, देश उनका फैन है। आप भी हैं? डेफिनेटली। आखिरी नाम है ओम बिरला। ओम बिरला अपनी ड्यूटी करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इतना समय दिया और खुल के आपने अपनी बात भी रखी। मैंने बहुत से टेढ़े सवाल पूछे और मुझे लगता है जब मैं टेढ़े सवाल पूछती हूँ तो कहीं टर्बुलेंस ना आ जाए, मेरे पॉडकास्ट की क्रैश लैंडिंग ना हो जाए। नहीं वो हुआ नहीं आपके साथ, और बहुत शांत रह के आपने मेरे सारे उल्टे सवालों का भी जवाब दिया। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।